हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न लोक सेवा आयोग के द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? तो ऐसी बातें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत सुसंगत होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? तो यह 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं से संबंधित है? तो LK आडवाणी का जो केस है वो लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है? तो प्यारेलाल भार्गव बनाम राजस्थान राज्य का केस प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति से संबंधित है और प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति के बारे में प्रावधान धारा 24 में दिया गया साक्ष्य अधिनियम की, जबकि प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कोई संस्वीकृति कराई जाती है तो ऐसी संस्वीकृति सुसंगत नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सह अपराधी नहीं है? पहला है पास या ट्रैप साक्षी, ये सह अपराधी नहीं होता है। एक लड़की जिसका बलात्कार हुआ है ये भी सह अपराधी नहीं है। हत्या का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ये भी सह अपराधी नहीं है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी सह अपराधी नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साबित नहीं हुआ की क्या परिभाषा है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ की परिभाषा दी गई है। जबकि कोई तथ्य न तो साबित किया जा सकता है और ना ही ना साबित, तो ऐसा तथ्य जो है साबित नहीं हुआ कहा जाता है। नेक्स्ट, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न की परिभाषा धारा 141 में दी गई है। इसके अनुसार ऐसा प्रश्न जो कि उत्तर को सुझाता है वह सूचक प्रश्न कहलाता है और इसका जो उत्तर होता है वो हाँ या नहीं में दिया जाता है। तो सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में किया जाता है, ऐसा प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 में दिया गया है। नेक्स्ट, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो तो यह क्या होता है? यह तथ्य कहलाता है और तथ्य की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। नेक्स्ट, विबंध का सिद्धांत साक्ष्य विधि की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 115 में दिया गया है। नेक्स्ट, डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो यह सह अपराधी से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रति परीक्षा का उद्देश्य है। तो प्रति परीक्षा का उद्देश्य साक्षी की विश्वसनीयता की जांच करना होता है। नेक्स्ट, मृत्युकालिक घोषणा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह धारा 32 के खंड 1 में किया गया है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 167 धारा और 11 अध्याय हैं। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सुसंगत है? तो धारा 8 के अंतर्गत हेतु, तैयारी और आचरण ये सभी सुसंगत हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का उल्लेख धारा 65B में किया गया है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की मृत्यु की अवधारणा की जा सकती है यदि उसके बारे में नहीं सुना गया है। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में लगातार 7 वर्षों से नहीं सुना गया है तो धारा 108 के अंतर्गत यह अवधारणा कर ली जाती है कि ऐसा व्यक्ति मर चुका है और जो व्यक्ति यह कथन करता है कि अभी वह जीवित है तो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवित होना साबित करना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज के द्वारा लिखी गई है? इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि दोनों दस्तावेजें एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं यह सुसंगत है और इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय कि दोनों दस्तावेजें भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं। इस प्रकार से 2 और 3 दोनों सुसंगत हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो यह साक्ष्य अधिनियम की जो अंतिम धारा है धारा 167 इसमें यह प्रावधान किया गया है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं ही किसी मामले में नवीन विचारण का आधार नहीं होगा या उस मामले के उल्टे जाने का आधार नहीं होगा। नेक्स्ट,
एक सह अपराधी का साक्ष्य सुसंगत है किस धारा के अंतर्गत? तो ये धारा 133 के अंतर्गत सह अपराधी का साक्ष्य सुसंगत होता है। धारा 133 में यह प्रावधान किया गया है कि सह अपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा और कोई दोष सिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाएगी कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर की गई है। नेक्स्ट, का एक व्यक्ति ख से कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सदा के लिए समाप्त कर दिया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह कथन क्या माना जाएगा? तो यह एक संस्वीकृति है और यह संस्वीकृति न्यायालय से बाहर किसी व्यक्ति से की जाती है, इसलिए यह एक न्यायिकेतर संस्वीकृति है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अंकीय हस्ताक्षर की सुसंगति से संबंधित है? धारा 47A अंकीय हस्ताक्षर से संबंधित धारा है। नेक्स्ट, जो तथ्य एक समव्यवहार के भाग हैं ये साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत हैं? तो एक ही समव्यवहार के भाग अर्थात रेस जेस्टे का जो नियम है वो धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन ये कैसा कथन होता है? तो टेप रिकॉर्ड किया गया कथन दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा अपराध की संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है? तो पुलिस अभिरक्षा में कोई संस्वीकृति जब की जाती है तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसी संस्वीकृति मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। तो यह प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में किया गया है। नेक्स्ट, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला एक अग्र निर्णय है, तो यह मृत्युकालिक कथन पर निर्णय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य विधि में शामिल है? तो साक्ष्य विधि के अंतर्गत साक्ष्य के विधिक नियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त न्यायालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आते हैं, सभी मजिस्ट्रेट आते हैं और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, लेकिन इसमें मध्यस्थ शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह सामंड की परिभाषा है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय को सुसंगत बनाती है? तो धारा 48 जो है ये रूढ़ के अस्तित्व के बारे में राय से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वीकृति कर सकता है? तो धारा 18(2) के अनुसार स्वीकृति ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिससे हित उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा में हस्तलेख से संबंधित राय को सुसंगत बनाया गया है? तो हस्तलेख से संबंधित राय को धारा 47 के अंतर्गत सुसंगत बनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 376 के अपराध में पीड़ित व्यक्ति का सील का साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत नहीं है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 53A के अनुसार लैंगिक अपराध से पीड़िता का सील या पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य सुसंगत नहीं होगा। नेक्स्ट, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस विषय से संबंधित है? तो यह अन्यत्र उपस्थिति का अभिभाग जो कि धारा 11 के अंतर्गत है से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जीवन की उपधारणा की जाती है? तो जीवन की उपधारणा धारा 107 के अंतर्गत की जाती है। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति के बारे में यह पता है कि वह 30 वर्ष से लगातार जीवित है और कोई व्यक्ति यह कथन करता है कि उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसा कथन करने वाले को उसकी मृत्यु साबित करना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता शब्दावली यह न तो समानार्थी है और न ही संविस्तीर्ण, क्योंकि सुसंगतता और ग्राह्यता दोनों अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द हैं। ऐसे सभी तथ्य जो कि किसी विवादक तथ्य से सुसंगत हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो ग्राह्य ही हों और सभी ग्राह्य आवश्यक नहीं है कि वो सुसंगत ही हों। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत या 122 के अंतर्गत जो दी गई संसूचनाएं हैं वो किसी मामले में सुसंगत हो सकती हैं लेकिन उसको ग्राह्य नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट, एक अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह सुसंगत है? तो यह धारा 30 के अंतर्गत सुसंगत है, जबकि उनका विचारण संयुक्त रूप से किया जा रहा हो। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, तो धारा 60 के अनुसार मौखिक साक्ष्य केवल प्रत्यक्ष हो सकता है, अर्थात यदि किसी
साक्ष्य को किसी व्यक्ति ने सुना है, देखा है या अन्य इंद्रियों के द्वारा महसूस किया है तो न्यायालय के समक्ष ऐसा व्यक्ति ही उपस्थित होकर साक्ष्य दे सकता है। अन्य व्यक्ति जिसे उसने इसके बारे घटना के बारे में बताया है वह व्यक्ति उसका साक्ष्य नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, लोक दस्तावेज किस धारा में वर्णित है? तो लोक दस्तावेज धारा 74 के अंतर्गत वर्णित है और धारा 75 में प्राइवेट दस्तावेज की परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साक्ष्य विधि के अधीन अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? तो जो अनुश्रुत साक्ष्य है अर्थात सुना सुनाया साक्ष्य है वह सुसंगत नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जबकि अनुश्रुत साक्ष्य भी सुसंगत होते हैं, जैसे कि रेस जेस्टे है, मृत्युकालिक कथन है, संस्वीकृति है। लेकिन विशेषज्ञ की राय जो है वो अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है। नेक्स्ट, पहचान परेड विधि के अधीन कैसा साक्ष्य है? तो पहचान परेड की जो कार्रवाई होती है वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत की जाती है और यह एक संपोषक प्रकृति का साक्ष्य होता है। नेक्स्ट, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है? तो जब कोई साक्षी पक्षद्रोही हो जाता है तब उसको बुलाने वाला जो पक्षकार है वो अपने ही साक्षी से सूचक प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्लीडर को वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है? तो यह धारा 126 और 127 जो है वो प्लीडर को की गई वृत्तिक संसूचनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा के अंतर्गत नहीं आता है? तो धारा 113B के अंतर्गत न्यायालय किसी महिला के दहेज मृत्यु की उपधारणा करता है। ऐसी उपधारणा न्यायालय तभी करता है जबकि पीड़िता उसके पति या संबंधियों के द्वारा क्रूरता का शिकार थी और परेशान की जाती थी। ऐसी क्रूरता व परेशानी किसी दहेज की मांग के लिए थी। ऐसी क्रूरता विवाह के 7 वर्ष के अंदर की गई थी। तो इस परिस्थिति में न्यायालय दहेज मृत्यु की उपधारणा करेगा, लेकिन पीड़िता का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध था। धारा 113B के अंतर्गत इस आधार पर कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 110 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक दस्तावेज को कैसे साबित किया जा सकता है? तो किसी लोक दस्तावेज को उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट, मूक साक्षी के द्वारा न्यायालय में लिखकर या संकेतों द्वारा दिए गए साक्ष्य को कैसा साक्ष्य माना जाता है? तो यह एक मौखिक साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 लागू होगी जबकि विवाद का संबंध बच्चे की पैतृकता से है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार जब किसी व्यक्ति का जन्म या जब किसी बालक का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विद्यमान विवाह को कायम रहते हुए या उस विवाह का विघटन होने के बाद और माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर होता है तो यह इस बात का निश्चयक सबूत होगा कि वह जो बालक है उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह न साबित कर दिया जाए कि उसके गर्भधारण के समय विवाह के पक्षकारों की आपस में पहुंच नहीं थी। नेक्स्ट, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं से संबंधित है। तो 2013 में धारा 53A, धारा 114A, धारा 119 और 146 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में DNA टेस्ट साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है? तो DNA टेस्ट धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय के रूप में सुसंगत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो यह बम्बई राज्य बनाम काठी कालू के केस में चुनौती दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को संवैधानिक घोषित किया था। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक भवन का फोटोग्राफ ये कैसा साक्ष्य है? तो भवन का जो फोटोग्राफ है वह एक द्वितीयक साक्ष्य है, जबकि जो भवन स्वयं है वो प्राथमिक साक्ष्य होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान धारा 65 में किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? तो किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये लोक दस्तावेज नहीं है। नेक्स्ट, किस वाद में यह निर्धारित हुआ कि टेप रिकॉर्ड बातचीत
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत सुसंगत है? तो यह आर्य मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में निर्धारित हुआ था। नेक्स्ट, विबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय है? शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का केस ये विबंध से संबंधित है और विबंध के बारे में प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में दिया गया है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेगी? तो यह धारा 65 ख के अनुसार साबित की जाती है। नेक्स्ट, जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो वह संकेतों से मृत्युकालिक कथन कर सकता है। यह किस केस में निर्धारित किया गया था? तो यह क्वीन बनाम अब्दुल्ला के केस में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस न्यायालय ने पाकला नारायण स्वामी बनाम इम्परर के वाद में निर्णय दिया था? तो यह प्रीवी काउंसिल के द्वारा निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के रूप में वर्णित नहीं है? तो मन या शरीर की दशा के अंतर्गत ज्ञान, सद्भावना, उपेक्षा, उतावलापन ये सब आते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हेतु नहीं आता है। नेक्स्ट, एक विवाहिता स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी उपधारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? तो यह धारा 113 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, कौन सा साक्ष्य का प्रकार नहीं है? तो पढ़ी गई जो साक्ष्य है यह कोई साक्ष्य का प्रकार नहीं है, जबकि मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य, प्राथमिक साक्ष्य ये साक्ष्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में याददाश्त ताज़ा करने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत याददाश्त ताज़ा करना या स्मृति ताज़ा करने संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, जन्मतिथि के विषय में किस साक्ष्य का अधिक मूल्य है? किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के संबंध में इस लोक अभिलेख के रूप में स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है उसका साक्ष्यिक मूल्य अधिक होता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक मामलों से संबंधित प्रावधान नहीं दिया गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 जो है वो सिविल मामलों से संबंधित है, बाकी सभी धाराएं वो आपराधिक मामलों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कौन संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है? तो पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति यह धारा 26 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है, जब तक कि यह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? तो यह धारा 85 ख में दिया गया है। नेक्स्ट, क पर रेलवे से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसने टिकट खरीदा था यह किस पर होता है? तो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। यह प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 से संबंधित है। नेक्स्ट, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं वे सुसंगत हैं। इन शब्दों का प्रयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में किया गया है? तो यह धारा 11 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, मृत्युकालिक कथन किसके द्वारा लिखा जाना चाहिए? तो मृत्युकालिक जो कथन है वो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाता है उसका अधिक साक्ष्यिक मूल्य माना जाता है। नेक्स्ट, बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 वाद में यह धारित किया गया था कि सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मृत्युकालिक कथन सुसंगत हैं, जबकि मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं? तो मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाते, और सूचक प्रश्न जो है ये धारा 143 के तहत प्रति परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लगभग 72 प्रश्नों को हल किया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे, और उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।